सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं F5 बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 आइडेंटिटीज़ का लेक्चर नंबर 3 लेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइडेंटिटीज़ जो है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आपने पिछले लेक्चर में जो अपना पिछला लेक्चर नहीं, जो अपना पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 इक्वेशन, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंस थे वो सारे के सारे सेम इंपॉर्टेंस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो अब अगर आप यही वाली चीज़ें वहाँ पर भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशन एक ही चीज़ होती है, बस फ़र्क इतना है कि आइडेंटिटी जो है वो एक इक्वेशन का टाइप है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, तो इसलिए उनके जो इंपॉर्टेंस है वो भी सिमिलर ही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत का फ़र्क है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो देखो यहाँ पर देन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि आइडेंटिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये हमें वही बताते हैं वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, वही बताते हैं कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि नॉर्मली जैसे इक्वेशन बताते हैं वैसे आइडेंटिटीज़ भी बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे नेशनल इनकम में देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी जितने भी हम कंजप्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, नेट अपना एक्सपोर्ट होता है, तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कि अगर मान लो हमको दिखेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, तो कैसे हमको ये भी समझ आएगा कि हाँ, जीडीपी भी देखो हमको दिख रहा है बढ़ते हुए। तो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए वो हमको दिखता है, इसकी मदद से पता चलता है कि कैसे जो फ्लो जो है सर्कुलर फ्लो जो है इकोनॉमी का, इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो हमको समझ आता है इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटीज़ की मदद से। ठीक है, वैसे ही अपना जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज वाला था, उससे आपको मनी सप्लाई के बारे में समझ आता है कि ये भी पता चलता है कैसे इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमी के अंदर काम करता है, जो अपना इन्फ्लेशन है। ठीक है, और उसका क्या 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 चीज़ें हैं, तो वो समझ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बात यही है कि आइडेंटिटीज़ जो रहती है वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। सबसे पहला तो वही इंपॉर्टेंस है कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सिस्टम की, इकोनॉमिक के जो सिस्टम है उसको हम समझ पाते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उनको हम समझ पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है, और उस हिसाब से जो है हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कि हमको पता चल जाएगा कि हाँ, आगे ऐसा होने वाला है, तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज़ होती है, इंपॉर्टेंस होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेसेस के लिए, ताकि ये इनकी मदद से ही डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, दूसरा वही कि पॉलिसी बनाने में मदद करता है। ठीक है, इकोनॉमिक जैसे इक्वेशंस बनाने में मदद करते हैं, आइडेंटिटीज़ भी जो रहती है वो पॉलिसीज़ बनाने में मदद करते हैं। जैसे अपना ये मनी सप्लाई वाला ही देख लो कि इस इक्वेशन से हमको पता चल जाएगा हाँ भाई, इन्फ्लेशन है जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस हिसाब से फिर उन लोग मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाएंगे, ताकि उनको पता चले कि हाँ, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाकर। ठीक है, जैसे एग्जांपल यही दिया है, देखो मॉनेटरी पॉलिसीज़ का ही, कि इन्फ्लेशन अगर आ रहा है मान लो मार्केट में, तो ये क्यों आता है मार्केट में इन्फ्लेशन? इसलिए आता है कि मनी सप्लाई बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा किस हिसाब से? तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो वो जो पॉलिसीज़ है वो इन आइडेंटिटीज़ की मदद से ही बन पाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी दिया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो वो नहीं भी लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे बहुत होता है, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ क्या लिखा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमको समझाता है कि कैसे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लो, उस वहाँ पर मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है इसको अच्छे से समझाया था कि कैसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी हमको समझाता है, या अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी है वो। ओके, उसके बाद तीसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी क्या कि जो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़ होती है वो हमको डिटेल स्ट्रक्चर देती है, पूरा डाटा देती है नंबर्स में। ठीक है, क्वांटिटीज़ में देती है, ताकि हमको समझ आए, कंपेयर कर सके कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आप कोई डिसीजन लेते हैं, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करके आपको समझ आता है कि हाँ, अगर ये वाला वैल्यू अगर पुट करेंगे, यानी ये डिसीजन लेंगे, तो हमारी जो बेसिकली जो भी वैल्यू आएगी वो हम उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो पाती है कि इकोनॉमिक आइडेंटिटीज अलो अस टू क्वांटिटेटिफाई इकोनॉमिक कंसेप्ट, की जो भी इकोनॉमिक के जो कंसेप्ट होते हैं उनको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट करके समझ सकेंगे। ठीक है, तो रिगरस यानी एकदम डिटेल फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार हो जाता है, अच्छे से तरीके से हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को देखकर डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, यानी क्या कि इकोनॉमिक आइडेंटिटी जो रहती है वो हमें मदद करती है इक्विलिब्रियम पॉइंट को पता करने में। ठीक है, हमको पता चलता है कि कौन से पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर जो रहता है वो टोटल इनकम से जो रहता है वो पॉइंट आ जाता है, या फिर टोटल प्रोडक्शन जो है वो सिंपली कहे तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पर दो वेरिएबल जो रहते हैं वो एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों वेरिएबल इक्वल होते हैं,
जैसे अगर सप्लाई और डिमांड का बात करें तो जहाँ पर वो इक्वल हो जाते हैं जिस पॉइंट पर, उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। तो ऐसे ही प्रोडक्शन और अगर मान लो इनकम का बात करें तो वहाँ पर वो सारे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो रहते हैं वो हमको पता चल जाते हैं इस आइडेंटिटीज़ की मदद से, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो हमको पता चलता है आइडेंटिटीज़ की मदद से। उसके बाद लास्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, यानी क्या कि देखो इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ अपना, ये जो वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, जैसे मनी सप्लाई में जो वेलोसिटी है वो भी हमको ये आइडेंटिटीज़ की मदद से ही पता चलता है, ठीक है। कि मतलब क्योंकि देखो आइडेंटिटीज़ जो है उनका मतलब ये होता है कि वो ट्रू बाय डेफिनेशन होते हैं, यानी कि हमेशा इक्वल ही रहेंगे। मतलब क्या कि एक अगर वेरिएबल की वैल्यू हमको अगर नहीं पता है, जैसे वेलोसिटी के बारे में नहीं पता, तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन इक्वेशंस की मदद, आइडेंटिटीज़ की मदद से। तो यही कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, कि अपना जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है, जो कि एक आइडेंटिटी है, उसने ही इस वेलोसिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी मतलब वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है ये आया है आइडेंटिटीज़ की मदद से ही, और इसकी वजह से ही हम जो है इन्फ्लेशन को जो है समझ पाएंगे, ठीक है, या फिर और भी जो अदर चीज़ें रहती हैं उनको समझ पाएंगे। ओके, तो ये अपने इंपॉर्टेंस है, टोटल 5 ही इंपॉर्टेंस थे। उसके बाद देखो अब यहाँ पर यूजेस ऑफ आइडेंटिटीज़ बताई गई है कि हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं आइडेंटिटीज़ का। वैसे तो बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पर 3 जगह का इस्तेमाल एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। ये देखो आइडेंटिटीज़ को जो है हम सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मतलब पिछले लेक्चर के में बताया था कि कैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर जो है जीडीपी कैलकुलेशन किया जाता है। आइडेंटिटी मतलब जीडीपी का एक आइडेंटिटी है, मतलब इक्वेशन है, उसकी मदद से, ठीक है। तो जीडीपी कैलकुलेट करना है तो उसकी आइडेंटिटी है, उसका एक इक्वेशन है, उसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कि इक्वेशन क्या था, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे ही था, नेट एक्सपोर्ट एक्स था शायद से, हाँ एक्स था। तो इस तरीके से इक्वेशन है। तो ये जो आइडेंटिटी है इसकी मदद से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है किसकी मदद से, तो आइडेंटिटीज़ की मदद से। अपना जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो था उसकी मदद से हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। हमको ये समझ आएगा कि हाँ भाई अपना जो मतलब नेशनल इनकम जो रियल नेशनल इनकम वो कितना है, उस हिसाब से मतलब क्या करने की ज़रूरत है, प्राइस लेवल कितना बढ़ रहा है, मनी सप्लाई कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, वो सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट जो मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट हो गया। और मेन मुद्दा ये रहता है मॉनेटरी पॉलिसी में कि जो सप्लाई ऑफ मनी जो रहती है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई जो रहता है उसको बोलती है कि एक काम करो तुम लोग जो है इसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ऐसे टाइम पर जो बैंक रहती है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, और जब इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा देती है तो लोग लोन नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, और ऐसे टाइम पर लोग खर्चा कम करते हैं, और खर्चा कम करेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो मनी सप्लाई कम करने का यही रहता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मेन मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट का ही वही मुद्दा रहता है। ओके, तो यही लिखा है कि मॉनेटरी अथॉरिटी और द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई, नॉमिनल इनकम एंड इन्फ्लेशन, की मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है उनको देखती है और उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। तो बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट टू द मनी सप्लाई विच इम्पैक्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बनाने से पहले वो सारी इनके रिलेशन को देखती है और देन उन लोग पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर बोला गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, तो ये अपना वही जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मतलब वही मनी सप्लाई की जो थ्योरी है, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है वही वाला है, कि मतलब मनी सप्लाई के बारे में बोला गया है कि वही ये जो है मनी ऑफ मतलब थ्योरी जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिटीज़ का। जैसे अपना एम वी इज इक्वल टू पी क्यू जो है, ये वाला इक्वेशन जो है वो अपना मनी सप्लाई के बारे में बताता है कि मार्केट में कितनी मनी जो है वो सप्लाई हो रही है, वो आपको पता चल जाता है। तो इस थ्योरी के अंदर भी जो है इस आइडेंटिटीज़ का यानी इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही लिखा गया, द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कि मतलब जो ये इक्वेशन है यानी ये जो आइडेंटिटी है अपना एक्सचेंज ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, वो जो आइडेंटिटी है उसने जो है इस थ्योरी को बना दिया, इसको डेवलप कर दिया गया है उसकी मदद से। और ये जो डेफिनेशनल इक्वेशन विच स्टेट की मतलब एम वी इज इक्वल टू पी क्यू और द मनी स्टॉक टाइम द वेलोसिटी ऑफ द मनी इक्वल्स द प्राइस लेवल टाइम्स आउटपुट, टाइम्स मतलब इनटू यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप जो है मनी स्टॉक यानी मनी सप्लाई जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी ऑफ मनी से, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल हो जाएगा वो प्राइस लेवल मल्टीप्लाई आउटपुट से, ठीक है। तो वही इक्वेशन को बोला गया है। तो ये जो इक्वेशन है मस्ट ऑलवेज होल्ड एग्जैक्टली सिंस जो वेलोसिटी है वो वी इज डिफाइंड एज पी क्यू इज डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। कि अगर आप मतलब अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकल सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एम को डिवाइड में भेज दोगे, यानी कि
v इज इक्वल टू ऐसा पी क्यू हो जाएगा और ये डिवाइड में एम चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस मदद से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी कि मार्केट में कितनी वेलोसिटी है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज फॉर्म द कोर ऑफ द मॉनेटरिज्म। तो ये जो मॉनेटरिज्म है यानी मनी सप्लाई की जो थ्योरी रहती है उसमें ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी मदद से ही बनाया जा सकता है ये थ्योरी, ठीक है, चला मतलब चलता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ये आइडेंटिटी यानी ये इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर 3 यूजेस बता दिए गए आइडेंटिटीज़ का। सबसे पहला जीडीपी कैलकुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसीज में इस्तेमाल किया जाता है इक्वेशंस को, एंड देन ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज वाले इक्वेशन आइडेंटिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो है 5th चैप्टर जो है वो भी फिनिश हो जाता है। एंड अब कल से जो है अपना जो 6th चैप्टर जो है, जो कि अपना नेक्स्ट अपना मॉड्यूल जो है वो चालू हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो को देख सको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा है। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो हो सकता है इसका जो अपना 6th जो चैप्टर है वो आ गया हो। तो राइट साइड में आपको प्लेलिस्ट दिखता होगा, वहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।